हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारी ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सीरीज़ को और आज हम देखेंगे केंद्रीय बजट को। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को जो मैंने बिहार का बजट और बिहार का इकोनॉमिक सर्वे करवाया है वो आपको मतलब कि समझ में आया या फिर नहीं। ठीक है, अभी देखिए हम सिर्फ जो है ना अभी इस वीक का मेरा टारगेट था कि मैं आपको चारों चीज़ कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और यूनियन इकोनॉमिक सर्वे, ताकि आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाए और आप इसको रिवीजन करते रहो ताकि एक दो प्रश्न जो आते हैं यहाँ से वो आपका मिस ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं केंद्रीय बजट को 2023-24 का देखते हैं। तो इसको कब पेश किया गया? तो इसको पेश किया गया 1 फरवरी 2023 को। और हमको पता है ना कि इसके ठीक एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश होगा? तो 31 जनवरी को। तो 1 फरवरी को क्या हुआ है? बजट पेश हुआ है। किसके द्वारा? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा। और ये 5वीं बार है कि निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या किया गया है? तो बजट को पेश किया गया है। अगर आप कुछ फैक्ट्स को देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि पीडीएफ में नहीं लिखा गया है, तो सर्वप्रथम जो है ना इंदिरा गांधी के द्वारा बजट, पहली महिला जो है वो इंदिरा गांधी थी जिन्होंने बजट पेश किया था। बट उनको पूर्ण रूप से एक होता है ना, क्योंकि उस टाइम पे वो फाइनेंस मिनिस्टर भी थी और पीएम भी थे। ठीक है, तो इस वजह से उनको पूर्ण रूप से नहीं बोला जाता है। तो पहली बार महिला कौन बनती है अगर उनको छोड़ दिया जाए इंदिरा गांधी को कि बजट किसने पेश किया? तो वो थी निर्मला सीतारमण। और इनका ये 5वीं बार है जो बजट पेश की है। ये अमृतकाल का पहला बजट है। ठीक है, अगर अमृतकाल आप बार बार न्यूज में सुनते होंगे अमृतकाल अमृतकाल, तो अमृतकाल का ड्यूरेशन देखोगे आप तो 25 वर्ष का ड्यूरेशन है। इट मीन्स ये 2022 में प्रारंभ हुआ है और 2047 तक ये चलेगा। ठीक है, तो जब 47 में 100 वर्ष के हो जाएंगे ना। अब देखिए 2047 तक 100 वर्ष आज़ादी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है क्या? तो अमृतकाल। अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कितने चीजों पे? तो 3 चीजों पे। अब 3 चीजें आपको याद रखना है। पहला क्या है? तो नागरिक, विशेषकर जो युवा वर्ग है वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कर सके। आप देखते हो ना भारत युवाओं का देश है। ठीक है, वैसे भी पॉपुलेशन के मामले में हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 कंट्री कौन है? तो हमारा इंडिया। तो ये जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना उसको रिसोर्स बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दोगे ना तो ये पॉपुलेशन जो है वो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब पॉजिटिव साबित हो सकता है। अगर आप इसको रिसोर्स की तरह नहीं लोगे, ऐसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया बस उसके बाद कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, हो गया हम चाइना को तो पीछे छोड़ दिए ना। बट आप एक्चुअल में पीछे तब छोड़ पाइएगा, अपने इकोनॉमी को तब बूस्ट कर पाइएगा जब हम अपने युवा को क्या करेंगे, अपने युवा को रिसोर्स बनाएंगे, अपने पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे तब। तो इस लिहाज से आप देखो इस बार का जो बजट है उसमें 3 चीज़ों पर ना फोकस किया गया है। पहला है कि जो युवा वर्ग है उनको अपनी आकांक्षाएं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं उनको फुलफिल करने के लिए उनको हम ना अपॉर्चुनिटी दें, उनको इनफ अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ये टारगेट रखा गया है पहला। सेकेंड रखा गया है कि विकास और रोजगार सृजन करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट कीजिएगा ना तो जो युवा है उनका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अच्छा इतना तो कर रहे लेकिन कुछ हो जा नहीं रहा है। तो जब जनरेट होगा ना एम्प्लॉयमेंट तो उनके अंदर की जो महत्वाकांक्षाएं हैं ना वो और बाहर निकल के आएगी, वो और अच्छे तरीके से आगे काम करेंगे। तीसरा है कि वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। अब देखिए कि पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान विकास, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक सेकेंड, ये उल्टा हो गया है। पीएम विकास, ठीक है, तो देखिएगा तो पीएम विश्वकर्मा जो कौशल सम्मान, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? तो पीएम विकास बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार ना बजट में कहा गया ना कि हम अगर 4 चीजों पे ध्यान दे लेंगे ना,
ठीक है, तो हमारा जो विजन है वो कंप्लीट हो सकता है, सशक्त हो सकता है। 4 विजन क्या क्या है, मैंने जानबूझ के इस पीडीएफ में मेंशन नहीं किया है क्योंकि आप लोग क्या है टोटली पीडीएफ पे डिपेंड हो जाते हो, ठीक है, वीडियोस देखते नहीं हो। और वीडियोस देखने का फायदा क्या होता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बातें यहाँ पे बताई जाती है। अब देखो ये 4 जो फोकस पॉइंट है जिसको अगर अचीव कर लिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपना जो मोटो है उसको अचीव कर सकते हैं। पहला है कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए, क्योंकि आपको पता है महिला जब तक आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होगी ना तब तक उनको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर महिलाएं हैं, ठीक है, मैं खुद हूँ एक महिला, तो अगर मैं आर्थिक रूप से सशक्त हूँ तभी मैं अपने डिसीजन खुद का खुद ले सकती हूँ। अदरवाइज अगर मैं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती तो मुझे अपने डिसीजन के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है कि अच्छा मुझे कहीं भी जाना है या फिर कुछ भी डिसीजन लेना होता तो मुझे सामने वाले इंसान से, मतलब जिस पे मैं डिपेंड हूँ फाइनेंशियली, उससे मुझे पूछना होता। तो पहला क्या है, महिला का आर्थिक सशक्तिकरण। सेकंड क्या है कि पीएम विकास, जिसको पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान बोलते हैं, ठीक है। ये जो है ना, इसमें क्या किया जाएगा, जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, उनको स्किल किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा ताकि क्या हो सके, जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है उनका डेवलपमेंट हो सके। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए पीएम विश्वकर्मा कौशल विकास जो है इसका संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे कि जो पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार है उनसे संबंध है। तीसरा इन्होंने रखा पर्यटन को, कि पर्यटन पे भी हम अच्छे से इन्वेस्ट करके अच्छे से इनको बढ़ावा देके हम बूस्टअप कर सकते हैं अपने इकोनॉमी को। चौथा है हरित विकास। तो ये 4 जो पॉइंट है आपको क्या करना है, याद रखना है। अब देखो इस बार जो चालू वित्त वर्ष है ना, ठीक है, चालू वित्त वर्ष जो है केंद्रीय बजट 2023-24, उस चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने रहने का अनुमान है, तो 7%। कितना रहने का अनुमान है, तो 7% रहने का अनुमान है। अब देखिए हमारे भारत के इस बार बजट में, केंद्रीय बजट में कुल कितने करोड़ का बजट जो है वो तय किया गया है, तो याद रखिएगा 45.03 लाख करोड़ रुपया जो है इस बारी का बजट रखा गया है। इसको एक्चुअल फिगर में देखोगे आप तो 45.4503,097 करोड़ रुपया है। बिहार का जो बजट था वो कितना है, रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे 2,61,885 डाटा है। इसको जितने बार रिवाइज कीजिएगा उतने बार आपको याद होगा, ठीक है, आप रिकॉल कर पाओगे। अब देखिए इस बारी का जो बजट है केंद्रीय बजट वो 45.0 लाख करोड़ रुपए का है। तो इसमें से राजस्व व्यय कितना होगा, मतलब राजस्व प्राप्ति कितनी होगी और पूंजीगत प्राप्ति कितनी होगी उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा राजस्व प्राप्ति जो है वो 26,32,281 है, ठीक है। बस आप 26-32 याद रख लो, ठीक है। हमें बस एग्जाम में वहाँ पे ऑप्शन सही करके आने हैं, हमें कोई वहाँ पे ऐसे हमसे पूछ नहीं रहा है कि आप पूरा एग्जैक्टली डाटा बताओ, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कि राजस्व प्राप्तियाँ कितने हैं, तो 26-32 याद रखना, आप वो उसको एलिमिनेट कर लोगे। पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी है, तो 1870 है। इतना याद रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। राजस्व प्राप्तियाँ कितनी है, तो 26-32, और पूंजीगत प्राप्ति कितनी है, तो 18 और 70 है। कुल खर्च होने का अनुमान कितना है, अब जितना पैसा उतना ही ना खर्च होगा, तो 45.0 लाख करोड़ रुपया जो है खर्च होने का अनुमान है, जिसमें से राजस्व खर्चा कितना होगा, तो 3502 कितना होगा राजस्व खर्चा, तो 3502, और पूंजीगत खर्चा कितना होगा, तो 1000 ऐसे करके याद रख लीजिए। पूंजीगत खर्चा कितना होगा, तो 1000। ये ना मैं आपको सिर्फ याद करवाने के पर्पज से मैं इस तरीके से बोल रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस हो, आप लोग को बहुत कुछ पढ़ना रहता है, दिमाग में होल्ड करना रहता है उस चीज़ को। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से आप लोगों को बताऊँ कि आपके माइंड में ये जाके ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आप पूरे फिगर को याद करने के पीछे ना भागो, ठीक है। बस आप जहाँ से काम निकलने वाला है वैसे याद करके काम निकाल लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे एक चार्ट को देखेंगे तो विभिन्न घाटा देखोगे आप, ठीक है, 2023-24 का। तो राजकोषीय जो घाटा है वो कितना तय किया गया है इस बार का बताया गया है ना कि जीडीपी का 5.9 जो % है वो इस बार का राजकोषीय घाटा होगा। राजस्व घाटा कितना तय किया गया है, तो जीडीपी का 2.9 किया गया है।
प्रभावी राजस्व घाटा कितना तय किया गया है, तो 1.7% किया गया है जीडीपी का। और प्राथमिक घाटा कितना किया गया है, तो जीडीपी का 2.3 किया गया है। अब एक बार आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास है मुझे पता है, लेकिन जब देखिएगा तो उस टाइम मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिएगा कि राजकोषीय घाटा कितना है जीडीपी का, तो 5.9 है। राजस्व घाटा कितना तय किया गया है, तो 2.9 किया गया है। और प्रभावी राजस्व घाटा कितना किया गया है, तो 1.7%। और प्राथमिक घाटा कितना तय किया गया है, तो 2.3%। अब देखिए इन्होंने कहा है ना कि 2025-26 तक जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 4.5% तक लाने का ये लोग लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि चलो अभी तो 5.9 है ना हमारा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा से आप क्या समझते हो, ठीक है, अगर सरकार का जो आय है, ठीक है, उससे ज़्यादा व्यय हो जाए, खर्च हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा बोलते हैं। तो अभी 5.9 है, बट इन्होंने टारगेट रखा है ना कि 25-26 तक ना हम इसको घटा के 4.5 तक कर लेंगे, ठीक है। टारगेट तो रखना चाहिए ना, क्योंकि जब तक टारगेट नहीं रखोगे तब तक आप उसके लिए काम कैसे करोगे। तो इन्होंने, सरकार ने ऐसा लक्ष्य रखा है। और इन्होंने कहा है कि जो राज्य का जीएसडीपी होता है वो कितना रहना चाहिए, वो 3.5% रहना चाहिए। इसमें इन्होंने कहा है कि 0.5% जो है आप बिजली वाले में खर्च कर सकते हो। तो इन्होंने इस तरीके से इसको तय किया है। अब देखो हमने बिहार वाले में देखा था ना कि रुपया कहाँ से आता है, रुपया जाता कहाँ से है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, बस एक एक ही बताइएगा कि रुपया आता कहाँ से है, रुपया जाता कहाँ है सर्वाधिक। अब हमारे भारत में देखिए रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो उधार लेने से, ठीक है। उधार जो हम लेते हैं ना और अन्य देश से, तो सर्वाधिक रुपया यहीं से आता है। अब आप सोचो इसको याद करने का तरीका कैसे है। अब आप उधार लोगे किसी से तो उसको दोगे भी तो, ठीक है, तो हमारा पैसा आता भी उधार लेने से है और चला भी जाता है सर्वाधिक उधार चुकाने में ही। तो भारत में रुपया जो है वो सर्वाधिक कहाँ से आता है, तो उधार और अन्य देश से। कितना परसेंट आता है, तो 34% आता है। उसके बाद जीएसटी से आता है। जीएसटी से कितना परसेंट आता है, तो 17% आता है। देन कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स। जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, जो निगम कर है और आयकर है, इन दोनों से सेम परसेंट में हमारे पास रुपया आता है। कितने परसेंट, तो 15%। अब रुपया जाएगा कहाँ पे, तो हमने कर्ज लिया है तो कर्ज चुकाएंगे, तो ब्याज अदायगी पे हमारा रुपया चला जाता है सर्वाधिक। कितना, तो 20%। उसके बाद कर और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है ना, तो स्टेट को हिस्सा देने में हमारा 18% वहाँ चला जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना होती है उसमें 17% चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा रुपया जो है वो खर्च हो जाता है। अब इस बार ना क्या हुआ है कि हमारे बजट में ना 10 जो है 7 प्राथमिकताएं तय की गई है, ठीक है। और इस 7 प्राथमिकताओं को नाम क्या दिया गया है, तो इस 7 प्राथमिकताओं को नाम दिया गया है सप्तऋषि। क्या नाम दिया गया है, सप्तऋषि। की पूछ सकते हैं कि नाम क्या दे रखा है, तो सप्तऋषि नाम दे रखा है। कितनी प्राथमिकताएं हैं, 7 प्राथमिकताएं। अब देखिए मैं इसको आपको याद करवाती हूँ, ठीक है। 7 प्राथमिकताएं कैसे हैं, देखिए। समावेशी विकास, सबसे पहले गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा समावेशी विकास हो। अब विकास होगा तो जाहिर सी बात है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। और जब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे ना, तो अब क्या होगा ना कि हम सोचेंगे कि अब अंतिम व्यक्ति तक तो पहुंच गए हैं, अब हमें अवसंरचना और निवेश करना चाहिए, ठीक है। अवसंरचना का निर्माण करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब हम अवसंरचना का निर्माण करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो क्या होगा, सक्षमता जो है ना, जो कैपेबिलिटी है वो बाहर आएगी। मान लो आप खुद को देखो, आप जितना खुद पे इन्वेस्ट करोगे आप उतना निखरते हो, आपकी जो कैपेबिलिटी है उतना बाहर आती है। तो ठीक इसी तरीके से समावेशी विकास होगा, तो उससे क्या होगा कि अंतिम व्यक्ति तक पहुँच होगी। और अंतिम व्यक्ति तक जब पहुंच होगी तो अवसंरचना और निवेश किया जाएगा। जब निवेश होगा तो सक्षमता जो है वो सामने आने लगेगा, और जब सक्षमता सामने आने लगेगा तो लोग सोचेंगे अच्छा हम तो कैपेबल हो गए, अब चलो इतना ज़्यादा जो जलवायु परिवर्तन से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज का हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो हम हरित विकास की ओर ध्यान देते हैं। तो हरित विकास की ओर ध्यान देंगे ना,
तब क्या होगा कि युवा शक्ति जो है वो आएगी, ठीक है, मतलब युवा जो है वो सशक्त होंगे। और जब एक बार युवा शक्ति आ गई तो उसके बाद वित्तीय क्षेत्र जो है उसमें स्थिरता आ जाएगा। तो इसको ऐसे कनेक्ट करके याद करेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा जो प्राथमिकताएं हैं वो सप्तऋषि में शामिल नहीं है। तो आपको कैसे याद करना है, समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना और निवेश करना, उसके बाद सक्षमता का बाहर आना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय स्थिरता, ठीक है, वित्तीय क्षेत्र। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे, इसको भी हम 2 दिनों में कवर करेंगे ताकि हमारा अच्छे से कंप्लीट हो। समावेशी विकास को देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो है आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ये कैसा कार्यक्रम है ना, इसको ना 2200 करोड़ रुपए की लागत से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। किसको, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम को। उद्देश्य क्या है कि उच्च गुणवत्तापूर्ण जो पौधे है उसकी सामग्री उपलब्धता को बढ़ाना। तो आपसे पता है इसमें क्या प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपसे ये पूछेंगे कि बताइए कि आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम जो है उसको कितने रुपए की लागत से प्रारंभ किया जा रहा है, तो 2200 करोड़ रुपए की लागत से। सेकंड प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए कि उच्च गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। तो किस कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है, तो आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अब देखिए इस बार जो भाषण दिया है, बजट भाषण दिया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उन्होंने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम जो है वो बजट भाषण में पेश किया है। मतलब उन्होंने मोटे अनाज के लिए किसका यूज किया है, तो श्री अन्न का यूज किया है। और उन्होंने बताया हमें, ठीक है, कि जो श्री अन्न है, इस श्री अन्न के उत्पादन में, मतलब अगर उत्पादकता को देखोगे मोटे अनाज का, तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला जो देश है विश्व में हम हैं, मतलब हमारा देश भारत है। बट अगर निर्यात करने में देखोगे तो निर्यात करने में भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको एकदम दिमाग में रख लेना है। और भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है, क्योंकि देखो बाजरा बहुत ज़्यादा चर्चा में है, मोटे अनाज, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसको देख लें हम। तो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। उद्देश्य क्या है कि भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा कि पीएम मत्स्य संपदा योजना की ना एक नई उपयोजना शुरू की गई है 6000 करोड़ रुपए की लागत से। उद्देश्य क्या है कि जो मछली पालक है, मत्स्य विक्रेताएं हैं और सूक्ष्म लघु उद्योग है उनको अधिक सक्षम बनाना। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन, बहुत ही वीवीआई है कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो है उसको किस वर्ष तक सरकार जो है समाप्त करने का लक्ष्य रखी है, तो 2047 तक। तो बताइएगा आप सभी कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो है उसको किस वर्ष तक जो है सरकार ने उन्मूलन का प्रावधान किया है, तो 2047 तक। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, ये हमारा सेकंड प्राथमिकता है। तो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आपने पढ़ा है ना, तो उसी के तर्ज पे, उसी की सफलता को देखते हुए हमारी जो सरकार है उसने आरंभ में 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम को क्या किया है, तो प्रारंभ किया गया। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि बताइए कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ में कितने ब्लॉकों में स्टार्ट किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो 500 ब्लॉकों में। देन मोस्ट वीवीआई कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी क्या है, आपसे पूछेंगे बताइए तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन क्या है, तो आपका आंसर पता है क्या होगा, आपका आंसर होगा कि जो संवेदनशील जनजाति हैं उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन को शुरू किया गया है। इसके लिए ना, ठीक है, इसके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापक क्या किया गया है, तो कर्मचारी को नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है, इसके लिए। अब है भारत साझा पुरालेख निधान। तो भारत श्री क्या है, तो भारत श्री जो है ना वो एक प्रकार का डिजिटल पांडुलिपि संग्रहालय है
और अभी हमने देखा था कि पांडुलिपि संग्रहालय जो है भारत में कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, तो तिरुवनंतपुरम में स्टैब्लिश किया गया है। देन अवसंरचना और निवेश, ये तीसरी प्राथमिकता है हमारी। तो रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने रुपए का प्रावधान किया गया है रेल के लिए, तो 2.40 लाख करोड़ रुपए का। और अब तक के रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन किया गया है। देखिए आप लोग इसको याद रखना, क्योंकि इस बार रेल दुर्घटना हुआ है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो रेल से रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं करंट अफेयर्स में, सबको एकदम याद कर लेना। तो कितना बजट रखा गया है इस बार रेल के विकास के लिए, रेलवे के लिए, तो 2.40 करोड़ रुपया, और अभी तक के इतिहास में सर्वाधिक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो जाना है इसको। सक्षमता को सामने लाना चौथी प्राथमिकता है। तो आईगोट कर्मयोगी ये है क्या, तो ये एकीकृत प्रशिक्षण प्रणाली है, ठीक है, जिसके तहत सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आज हमने 4 प्राथमिकताओं को देखा, हालांकि चौथे प्राथमिकता का अभी कुछ फैक्ट्स और बाकी है जिसको हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको आज ही बता देती हूँ, ठीक है, कल की क्लास में हम जो है यूनियन बजट को कंप्लीट कर लेंगे, और इस बार जो संडे को हम MCQs लेंगे, तो आप लोग बिहार का बजट करना, ठीक है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण करके आना, यूनियन बजट करके आना, और 1-2 PDF में और आपको दे दूंगी। तो ना आप लोग ये 5 PDF को अच्छे से पढ़ के आइएगा, ताकि इस संडे को 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए। पिछले बार का परफॉर्मेंस आप लोग का बहुत अच्छा था, मैं चाहती हूँ इस बार भी आप लोग उसी तरीके से अच्छे परफॉर्मेंस पे वर्क करें, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट, थैंक यू।